इंडिया को जितना किसी चीज़ के लिए नहीं जाना जाता है उतना इसे जुगाड़ के लिए जाना जाता है। और मैं ये वो हेलमेट पहन के प्याज काटने वाले भाई साहब के कारण नहीं कह रहा हूँ, मैं ऐसा कह रहा हूँ इसरो के कारण। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने एक ऑटो रिक्शा से भी कम खर्चे में एक अंतरिक्ष यान को मंगल ग्रह पर भेज दिया था। मतलब ऐसी यश गाथा है इसरो की और जुगाड़ की और फंडेबाजी की। आजकल इसरो एक और फंडूसी टेक्नोलॉजी बना रही है, वो है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। रीयूजेबल सुनते ही स्पेस सेक्टर के साथ हमारे मन में इलॉन मस्क की तस्वीर आ जाती है। इलॉन मस्क और रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी का एक गहरा कनेक्शन है, लेकिन इसरो एक अलग रास्ते पर चल रही है। इसरो कुछ और ही बना रही है और इससे इंडिया के स्पेस सेक्टर की तस्वीर हमेशा के लिए बदल जाएगी। तो आइए समझते हैं कि ये माजरा क्या है, लेकिन इससे पहले हमें समझना होगा कि रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी क्या है जिसका बार बार नाम आता है। इमेजिन कीजिए कि आप लखनऊ से दिल्ली की एक ट्रेन पकड़ते हैं। ट्रेन आपको सही सलामत दिल्ली पहुंचा देती है, लेकिन ये एक ऐसी ट्रेन है जिसका सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब इमेजिन कीजिए कि देश की हर ट्रेन के साथ यही समस्या है कि उसे सिर्फ एक बार चलाया जा सकता है। सोचिए, हमें एक दिन में कितनी सारी ट्रेन बनानी पड़ेंगी और इसमें कितना खर्चा आएगा। क्या कभी इस तरह का कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। लेकिन एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कई दशकों से इसी तरह चला आ रहा है, स्पेस ट्रांसपोर्ट। अधिकतर अंतरिक्ष यान सिर्फ एक ही बार के लिए होते हैं, उन्हें दोबारा यूज नहीं किया जा सकता। पृथ्वी से लॉन्च होने वाले किसी भी स्पेस मिशन में दो बुनियादी चीजें होती हैं। एक रॉकेट होता है और उसके ऊपर एक स्पेस क्राफ्ट फिट होता है। रॉकेट का काम होता है धक्का लगाकर स्पेस क्राफ्ट को अंतरिक्ष में पहुंचा देना। अंतरिक्ष यान को स्पेस में छोड़ने के बाद रॉकेट का काम खत्म हो जाता है। आमतौर पर वो पृथ्वी की तरफ गिरता है और उसे किसी समुद्र में कुदा दिया जाता है। आगे उसे दोबारा काम में नहीं लिया जाता। इस तरह एक अच्छा खासा रॉकेट मिशन खत्म होने के बाद वेस्ट हो जाता है। इसलिए एक स्पेस मिशन में बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है। शायद यही कारण है कि हम मनुष्य अंतरिक्ष में बहुत आगे नहीं जा पाए। सब ऐसे ही चल रहा था, सबने मान लिया था कि यही एक तरीका है स्पेस सेक्टर में काम करने का। लेकिन फिर एक आदमी की एंट्री होती है जो इस समझ को शीर्षासन करा देता है। इस आदमी का नाम है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क ट्विटर पे बकैती करने के अलावा कुछ कायदे के काम भी करते हैं। साल 2002 में मस्क ने स्पेसएक्स नाम की एक कंपनी बनाई और इस कंपनी ने रॉकेट टेक्नोलॉजी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। स्पेसएक्स की बम्पर सक्सेस का कारण है रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी, यानी एक ऐसी रॉकेट टेक्नोलॉजी जिसमें चीजों को सिर्फ एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे स्पेस मिशन का खर्चा कई गुना कम होने लगा और स्पेसएक्स ने काफी तरक्की हासिल की। हम इसरो की टेक्नोलॉजी को समझेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा स्पेसएक्स की रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी और उसकी यात्रा समझ लेते हैं। इलॉन मस्क ने मनुष्यों को दूसरे ग्रह पर बसाने के उद्देश्य से स्पेसएक्स बनाई, इसलिए मंगल ग्रह को पहला टारगेट बनाया गया। लेकिन मस्क को जल्द ही ये बात समझ में आ गई कि मौजूदा रॉकेट टेक्नोलॉजी से ये करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए स्पेसएक्स ने रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू किया। शुरुआत के कुछ सालों में स्पेसएक्स को घोर निराशा का सामना करना पड़ा। एक के बाद एक रॉकेट टेस्ट में विफल हो जाते थे। जो सफल होते दिखाई देते वो भी अंत में जाकर फेल हो जाते। उस समय के बड़े बड़े संस्थान में काम कर रहे वैज्ञानिक इसे बेवकूफ़ी भरा आइडिया बताते थे। लेकिन कई विफलताओं के बाद कुछ सफलता हासिल हुई। दिसंबर 2015 में इतिहास रचा गया। पहली बार किसी रॉकेट को ऑर्बिटल लॉन्च के बाद पृथ्वी पर दोबारा लैंड कराया गया। ये स्पेसएक्स का फैल्कन 9 रॉकेट था। अप्रैल 2016 में इसी रॉकेट को लॉन्च के बाद अटलांटिक महासागर में तैनात एक ड्रोन जहाज पर लैंड कराया गया। स्पेसएक्स रीयूजेबल रॉकेट से नए कीर्तिमान स्थापित करने लगी। साइंस फिक्शन लगने वाली टेक्नोलॉजी हकीकत में तब्दील होने लगी। जो रॉकेट लॉन्च के बाद किसी काम का नहीं रहता था, अब उसे दोबारा इस्तेमाल किया जाने लगा। इससे स्पेसएक्स ने खूब सारा पैसा कमाया। इस टेक्नोलॉजी की मदद से स्पेसएक्स एक ही रॉकेट से कई बार सैटेलाइट लॉन्च करती है। स्पेस सेक्टर में दिग्गज माने जाने वाली अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा भी अपने काम के लिए अब स्पेसएक्स पर निर्भर रहने लगी। इलॉन मस्क का दावा है कि इसी तरह एक दिन वो मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती स्थापित करेंगे। जब ये सब चल रहा था अमेरिका में स्पेसएक्स के साथ, तब इंडिया में क्या हो रहा था? क्या इंडिया में रीयूजेबिलिटी को लेकर कोई कोशिश हो रही थी? 2016 में जब स्पेसएक्स का रॉकेट समुद्र में एक ड्रोन शिप पर पहली बार लैंड कर रहा था, तब इसरो एक टेस्ट की तैयारी कर रहा था और करीब एक महीने बाद इसरो इस टेस्ट को अंजाम देता है। टेस्ट का नाम है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, RLVTD। इसे अपनी देसी रीयूजेबल स्पेस टेक्नोलॉजी का पहला महत्वपूर्ण कदम बताया जा सकता है।
ये एक बहुत छोटा सा कदम था। ऐसा कहा जा सकता है कि टेक्नोलॉजी फिलहाल बेबी स्टेप्स ले रही थी। अब यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि इसरो की रीयूजेबल स्पेस टेक्नोलॉजी क्या है और वो इलॉन मस्क की टेक्नोलॉजी से कैसे अलग है। इसरो जो टेक्नोलॉजी तैयार कर रही है उसका नाम है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, RLV। इसे स्वदेशी स्पेस शटल भी कहा जाता है। स्पेस शटल दरअसल नासा का बनाया अंतरिक्ष यान था। ये एक रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट था, यानी इसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता था। नासा 1981 से स्पेस शटल अंतरिक्ष में भेज रहा है। इसे एक रॉकेट के सहारे अंतरिक्ष में भेजा जाता था, वहां जो भी काम होता था ये करता था, फिर इसे पृथ्वी पर लौटाकर एक एयरप्लेन की तरह लैंड करा दिया जाता था। इसी विमान से कल्पना चावला लौट रही थी जब उनके साथ वो हादसा हुआ। नासा ने स्पेस शटल को 2011 में रिटायर कर दिया था। रूस ने भी इस तरह बुरान नाम का एक स्पेसक्राफ्ट बनाया था, लेकिन उस प्रोग्राम को भी कुछ लॉन्च के बाद बंद कर दिया गया। 2011 के बाद इस तरह के विंग्ड स्पेसक्राफ्ट यानी पंखों वाले अंतरिक्ष यान ने कभी भी उड़ान नहीं भरी। अब इसरो इस तरह का विंग्ड स्पेसक्राफ्ट बना रही है जिसे लॉन्च के बाद दोबारा यूज किया जा सकेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि जब अमेरिका और रूस ने ये टेक्नोलॉजी बंद कर दी, स्पेस शटल्स बंद कर दिए, तो इसरो इन्हें क्यों बना रहा है। इसके बचाव में कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अमेरिका जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा था वो 20वीं सदी की टेक्नोलॉजी थी और इसरो जिस टेक्नोलॉजी से ये व्हीकल बना रहा है वो 21वीं सदी की नई टेक्नोलॉजी है। विशेषज्ञों के मुताबिक इसरो का रीयूजेबिलिटी का आइडिया स्पेसएक्स से कहीं ज्यादा महत्वाकांक्षी है। स्पेसएक्स सिर्फ रॉकेट के निचले हिस्से को रिकवर करने पर ध्यान लगाती है, जबकि इसरो का फोकस रॉकेट के ऊपरी हिस्से को यानी स्पेसक्राफ्ट को बचाने में है। रॉकेट का ये ऊपरी हिस्सा ज्यादा जटिल होता है और इसमें महंगे उपकरण लगे होते हैं। ऐसा दावा है कि इसे रिकवर करने पर कहीं ज्यादा पैसों की बचत होगी। ये विंग्ड स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में किसी भी चीज की डिलीवरी करने में सक्षम होगा। ये सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में छोड़कर वापस पृथ्वी पर लौट आएगा। पृथ्वी पर मौजूद एक रनवे पर किसी एयरक्राफ्ट की तरह इसकी लैंडिंग होगी और फिर इसका इस्तेमाल किसी और मिशन के लिए किया जा सकेगा। आपको लग रहा होगा कि अंतरिक्ष से स्पेसक्राफ्ट को वापस लाना कौन सी बड़ी बात है, तो जरा उस सिचुएशन की कल्पना कीजिए जब एक स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है और उसकी स्पीड सोचिए कितनी ज्यादा होती है। एक और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इसे तेज स्पीड से अपनी ओर खींचता है, दूसरी ओर वायुमंडल से पैदा होने वाला घर्षण भयंकर गर्मी पैदा करता है। इस हीट से स्पेसक्राफ्ट का तापमान 3-4 हजार डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो उस तरह का मटेरियल बनाना होगा जो इस तरह की हीट को झेल पाए, और इसकी दिशा और स्पीड को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन करना होगा। सॉफ्टवेयर और अन्य उपकरणों की मदद से स्पेसक्राफ्ट ऑटोनॉमस लैंडिंग करेगा, यानी इसे कंट्रोल करने के लिए कोई आदमी नहीं बैठा होगा, ना ही पृथ्वी पर मौजूद मिशन कंट्रोल सेंटर से कमांड देकर ऐसा किया जा सकता है। उस अंतरिक्ष यान को ये सब खुद करना होगा और ये सारे सिस्टम डेवलप करने के लिए खूब सारे टेस्ट करने पड़ते हैं। एक बार ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई फिर ये हमेशा के लिए अपनी हो जाएगी, तो इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अपना खूब सारा पैसा बचेगा और फिर हम नई नई चीजें भी ट्राई कर पाएंगे स्पेस में। ऐसी कई रिसर्च होती हैं जिन्हें अंतरिक्ष में ही अंजाम दिया जाता है। मुख्यतः बायोलॉजी और फार्मा की कुछ रिसर्च के लिए जीरो ग्रेविटी चाहिए होती है, जिसके लिए अंतरिक्ष बेस्ट होता है। ऐसे में इन एक्सपेरिमेंट्स का सामान लाने और ले जाने के लिए RLV एक सेतु का काम करेगा। RLV से सैटेलाइट्स को रिपेयर करने का एक और रास्ता खुल जाएगा। अभी जिन सैटेलाइट्स में हल्की फुल्की खराबी आती है उन्हें डी ऑर्बिट करके अंतरिक्ष में मजबूरन तबाह करना पड़ता है। RLV की मदद से शायद उन सैटेलाइट्स को वापस पृथ्वी पर लाया जाएगा और उनमें छोटे मोटे सुधार करने के बाद वापस अंतरिक्ष में भेज दिया जाएगा। ये सब स्पेक्यूलेशंस हैं। एक नई टेक्नोलॉजी के आने से क्या क्या बदल जाएगा इसके सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं, लेकिन बदलने काफ़ी कुछ वाला है। तो अब मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये इंडिया की नई स्पेस टेक्नोलॉजी रियलिटी में कब तब्दील होगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक फुल फ्लेजेड भारतीय रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का टेस्ट करीब 10-15 साल बाद ही पूरा हो पाएगा, यानी हम इसे 2030 के दशक में अपनी पहली उड़ान भरते देखेंगे। फिलहाल इस RLV को लेकर छोटे बड़े टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं। ये किसी भी नए स्पेसक्राफ्ट टेक्नोलॉजी के सहज विकास का रास्ता है। ये तो सारी अच्छी अच्छी बातें हो गई, लेकिन क्या इसरो को अपने इस काम के लिए कुछ क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ रहा है? इसरो पर सवाल ये उठते हैं कि ये इतना लेट काम क्यों हो रहा है। 2030 के दशक तक तो स्पेसएक्स जैसी कंपनियां बहुत आगे निकल जाएंगी। 2030 में स्पेसएक्स का मंगल पर मनुष्यों को भेजने का प्लान है। दूसरी तरफ चाइना भी है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले दशक में आप देखेंगे तो चाइना के मून और मार्स मिशंस ने बहुत सारी सुर्खियां बटोरी हैं और चाइना ने बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। मतलब हमारा जज्बा और दिशा तो ठीक है, लेकिन हमारी स्पीड पर सवाल उठाए जाते हैं। अब दूसरी तरफ आपको ये भी देखना होगा कि स्पेसएक्स एक प्राइवेट कंपनी है, उसके पीछे एक अरबपति आदमी लगा हुआ है जिसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद है कि उसको
मार्स पर कॉलोनी बसानी है या स्पेस फेरिंग सिविलाइजेशन बनाना है। चाइना को देखें तो चाइना एक ऑथोरिटेरियन स्टेट है, वो पब्लिक कंसेंसस की चिंता नहीं करता है, उसके लोग क्या चाहते हैं उसकी चिंता नहीं करता है, उसको जो करना होता है वो करता है। दूसरी तरफ इंडिया को देखें, हम इसरो को देखें तो इसरो को इतनी कम फंडिंग मिलती है ऑलरेडी, आप दूसरी स्पेस एजेंसीज से तुलना करें इसकी तो इतनी कम फंडिंग में इतना बढ़िया काम काबिल तारीफ। एक और अच्छी चीज़ जो इस दिशा में अच्छा एक कदम उठा है कि जून 2020 में इंडिया ने स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज को एंट्री दे दी है। अब तक जो काम सिर्फ सरकार देखती थी, अब उसमें प्राइवेट कंपनी भी एक हिस्सेदारी रखती है। अच्छा, हम इसरो को क्वेश्चन कर रहे हैं तो थोड़ा सा खुद के ऊपर भी देख लेते हैं। हम एज अ सिटीजन, एज अ नेशन किस तरफ ज़्यादा ध्यान लगाते हैं? हमारे इंटरेस्ट भी तो सही तरफ अलाइन नहीं है ना। अब हमको टीवी पे हिंदू मुस्लिम वाली डिबेट देखनी है, हो हल्ला चाहिए, तमाशा चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए न्यूज़ के नाम पे, तो दिशा उसी तरफ की होती है। आपको कब स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट आया था जो पब्लिक कंसेंसस उस तरफ बने कि सरकार के ऊपर एक दबाव हो, सरकार फंडिंग बढ़ाए इसरो की और इसरो अच्छा काम करे? चलिए, आपको ज़्यादा गिल्ट नहीं दूंगा, अब जाते जाते आपको एक काम की बात बताते हैं। स्पेस रेस का नया युग शुरू हो गया है। स्पेस सिर्फ अरबपतियों की अय्याशी का प्रतीक नहीं है। स्पेस का मतलब है असीमित संसाधन। जिन चीज़ों के लिए यहाँ पृथ्वी पर युद्ध हो जाते हैं वो सब अंतरिक्ष में इफरात मात्रा में उपलब्ध है। तो जो देश पहले स्पेस में पहुँचेंगे वो संसाधन भी उनके हाथ में पहले पड़ेंगे और उनकी तरक्की का रास्ता भी फिर उसी से तय होगा। अच्छा, अगर आप इस रेस का हिस्सा नहीं भी होना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ एक ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से देखें, आपने जॉन लेनिन का गाना सुन लिया है, तो आपको मानवता वाले एंगल से बताता हूँ कि हमारे सामने सबसे बड़ा खतरा क्या है जो हम लोग फेस कर रहे हैं। वो ये है कि हमारे अस्तित्व का विनाश हो सकता है। हम लोग कॉस्मिक लेवल पर बहुत कम महत्व रखते हैं। जैसे 6.5 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ा गोला आया था और सारे डायनासोर्स ख़त्म हो गए थे, तो वैसा ही हम मनुष्यों के साथ भी हो सकता है। या हो सकता है एक बहुत खतरनाक वाला पेंडेमिक आ जाए जो बहुत मारक हो और फिर सब लोग ख़त्म हो जाएं। या हो सकता है वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ जाए जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स इन्वॉल्व हो। बहुत सारी असीमित संभावनाएं हैं मानवता के ख़त्म होने की। तो हमको जल्दी से जल्दी ये जो इकलौता हमारा घर है, इसको छोड़कर दूसरे भी ठिकाने तलाशने होंगे जहाँ पर रहा जा सकता है। और बाहरी अंतरिक्ष में नया ठिकाना तलाशने के लिए हमें स्पेस टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाना होगा। राइट ब्रदर्स का भी देखिए, जो पहला प्लेन था वो बस एक ही दिन उड़ा था, उसके बाद कभी उड़ नहीं पाया। तो हम लोग भी हो सकता है ये राइट ब्रदर्स मूवमेंट विटनेस कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा एम्ब्रेस कीजिए। आप अच्छे समय में जी रहे हैं, आप खुशनसीब हैं। अच्छा, इस पूरी बातचीत के दौरान एक चीज़ जो मैंने मिस कर दी वो ये है कि इसरो भी स्पेसएक्स की तरह वर्टिकल लैंडिंग पे काम कर रहा है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट्स अभी बहुत शुरुआती स्टेज पे हैं और उनके बारे में ज़्यादा डिटेल्स भी पब्लिकली अवेलेबल है नहीं, तो उस पर ज़्यादा डिटेल में हमने बात नहीं की। बाकी यार, थोड़ा सा देश में साइंस को लेकर के थोड़ा माहौल बनाइए, और माहौल बनाने के लिए इमीडिएटली आप जो एक चीज़ कर सकते हैं वो ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करिए, और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसे देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिनके पैर हमेशा मिट्टी से सने रहते हैं, उन पेड़ों के ही साए सबसे घने रहते हैं।